वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। डिफेंस की लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इस लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके कैप्सूल्स 2020। तो जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हमारी भाई बहन हैं, जल्दी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए। 2 सेकंड में वेट कर लेती हूँ। जल्दी से आप लोग, आपके साथी जो है तैयारी करने वाले हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको ये क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए, शेयर कर दिया सभी ने। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास जीके कैप्सूल 2020। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए इस सेशन में लेके आते हैं। तो इस लाइव क्लास का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्प ले सकें, इसलिए इसको शेयर करना भी ज़रूरी होता है। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बताने के साथ ही मैं ऑप्शंस दूंगी और आपको जो सही ऑप्शंस आपको लगता है वो आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, ध्रुवे, रविंद्र सिंह बिष्ट, एजी मजुमदार। ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। जो भी आपको सही लगता है आंसर वो कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, दयाराम साहनी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, अब एक क्वेश्चन में ही कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, इसमें हड़प्पा नगर की बात आई है। हड़प्पा नगर कहाँ पे है? पहली बात ये तो ये अब वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और ये क्या है, क्यों ये स्पेशल है? तो ये एक पुरातात्विक स्थल है। ये क्या है? ये एक पुरातात्विक स्थल है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। दो इंपॉर्टेंट बातें याद रख ली आपने यहाँ से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो पहला स्थान ढूंढा गया था, जो प्रथम स्थान ढूंढा गया था, वो ही हड़प्पा नगर था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता पनपी थी वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई थी। ठीक है, और जो हड़प्पा नगर था इसकी खोज सबसे पहले किसने की? दयाराम साहनी ने की। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है और ये एक पुरातात्विक स्थल है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ से। ओके, अब हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। वेरी गुड। हाँ, मैं कमेंट देख रही हूँ आपके साथ साथ, तो जो भी आंसर है आपके वो कमेंट करते जाएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ अब मैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। हम सभी को पता है हमारे फेवरेट पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो विजय हुई थी वो विजय किसकी हुई थी? वो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज तृतीय इनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देखिए जल्दी से। डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसी द्वारा। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। यस, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड, पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। पुर्तगालियों द्वारा जो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी भारत के। कुछ बच्चे सेकंड क्वेश्चन पर ही अटके हैं। कमेंट आ रहे हैं कि ये कब हुआ। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? मैं बता देती हूँ अभी। 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। ओके, सभी डाउट्स क्लियर आपके? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या ऑप्शन सही बताया है? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा इसकी खोज की गई थी। पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो नाम पता होना चाहिए आपको, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा ने 17 मार्च, डेट याद रखनी है आपको, 17 मार्च 1498 ईस्वी,
1498 ईस्वी को इसने भारत की खोज की। और ये किस मार्ग से आया? तो ये समुद्री मार्ग से आया। वास्को डी गामा कौन था? ये पुर्तगाली था। 17 मार्च 1498 ईस्वी को इसने ये खोज की थी, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई? तो 15वीं शताब्दी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिसमस त्योहार निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? हम सभी को पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। पूरे भारत में धूमधाम के साथ ये जो त्योहार है वो मनाते हैं। ये ईसाई त्योहार है। वैसे ये क्यों मनाया जाता है? तो जो यीशु मसीह थे इनके जन्म दिवस के अवसर पर हैप्पी बर्थडे था इनका। ओके, हैप्पी बर्थडे था इनका, इसलिए 25 दिसंबर को हम ये त्योहार मनाते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो फिर 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम। सौर मंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। ऑप्शंस देखिए, अरुण, शनि, वरुण, शुक्र। तो जो अरुण ग्रह है उसके आसपास जो उसकी सतह है उस पे मीथेन गैस के हल्के हल्के बादल से बने रहते हैं। उसके कारण ये ग्रह जो है वो हरे रंग का ग्रह नजर आता है, इसीलिए इसको हरा ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। यस, बिल्कुल सही सरोज मैम का आंसर। हाँ, अरुण ग्रह बिल्कुल सही आंसर है मैम आपका। ओके, आगे चलें। 7th क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से, ये बात याद रखनी है आपको। क्षेत्रफल पूछे या जनसंख्या पूछे, जो भी आपको पूछा जाए वो आपको ध्यान में रख के आंसर देना है हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि पूछ रहा जनसंख्या की दृष्टि से है, आप बताते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? हाँ, ऑप्शन बताने से पहले ही सही आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। सभी लोग होशियार हो गए आप। ओके, बी सही है। तो मैं भी बता देती हूँ, दूसरा स्थान है भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कई लोग पूछ रहे हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और कोई डाउट? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास है कहलाता है। जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल तीनों शामिल होते हैं, वो जीव मंडल कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। हाँ, सही ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, सही आंसर है। ओके ओके, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छुपे हुए हैं, तो हमें वो क्वेश्चन भी साथ में देख लेने चाहिए। 2 मिनट पहले वो देख लेते हैं। देखो, जो भारतीय संविधान सभा है इसमें कितना टाइम लगा बनने में, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो हमारा संविधान है उसको बनने में ये टाइम लगा। और इस दौरान कितनी बैठकें हुई थी? तो 114 बैठक हुई थी। 114 दिन बैठक हुई थी और इतनी बैठकों में हमारा जो संविधान है वो बनाया गया। अब बात करते हैं जो पहली बैठक है वो कब हुई। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वही बताती हूँ मैं, तो ध्यान से सभी नोट करते जाएं, साथ साथ में भूलना नहीं है इनको। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी
1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। दोबारा देखिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहली बैठक है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये इस सभा के जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे या जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया पहली बैठक में। सारे यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं? एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो आप मुझको। ओके, गुड है तो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग रखी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन कजाकिस्तान, बेलग्रेड, दिल्ली, डरबन। ओके, बताइए, अपने अपने आंसर्स दीजिए। बी आंसर सही है यहाँ पे, बेलग्रेड। ओके, अभी देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी आ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसके आसपास लेफ्ट राइट की जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दिया करो थोड़ा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? यह बहुत सारे राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक निश्चय किया है। क्या किया है? कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग में भी नहीं रहेंगी और ना ही उसके विरोध में रहेंगी। ये निश्चय इस संस्था ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1961 में। कब हुई? 1961 में। साथ साथ नोट कर रहे हैं ना आप? ओके, स्थापना 1961 में हुई थी। कहाँ पे हुई? बेलग्रेड, सर्बिया। बेलग्रेड, सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी पूछ लेते हैं, तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव, थोड़ा हार्ड नाम है पर 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इल्हाम अलीयेव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया में। ये याद हो गए सभी क्वेश्चन? ओके, ये मैंने बता दिया है। देखो, स्थापना 1961 में हुई थी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे ऊंचा सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसके अलंकरण में कौन सी आकृति होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शंस देखिए, चंद्रमा की आकृति, सूर्य की आकृति, पृथ्वी की आकृति या इनमें से कोई भी नहीं। हम सभी को पता है इसमें सूर्य की आकृति होती है, और जो भारत रत्न होता है वह श्वेत रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है और इसमें सूर्य की आकृति अंकित होती है। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेल, जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1928 में, 1932 में या 1942 में? यस, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं आपके। राइट आंसर 1930, ऑप्शन नंबर ए। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। हाँ हाँ, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उन्हीं को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर जो सभी राष्ट्रमंडल देश हैं उनके जो पार्टिसिपेट करने वाले जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन खेलों में, और 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखो, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं पशुपालन, वन, मत्स्य पालन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी शामिल किए जाते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मैं सीधा ही ऑप्शन बता दूंगी क्योंकि ये क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारी पृथ्वी का परिचय वाली क्लास थी उसके अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, तो वो मिल्की वे इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है पृथ्वी का परिचय वाली, तो वो लोग अभी जाकर वो क्लास देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस क्लास का। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिल्की वे, ऑप्शन नंबर डी। इसकी सारी जानकारी आपको उस क्लास में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आती हूँ, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? सर एक बार चेक कर लें, बच्चे कमेंट करें, कनेक्शन इशू आ रहा है, कनेक्शन इशू आ रहा है सर, एक बार चेक कर लें, कमेंट आ रहे हैं। ओके, साउंड प्रॉपर है? कमेंट करके बता दें एक बार साउंड प्रॉपर है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वापस बोल देती हूँ क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो अभी मैंने बताया था पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो मैं सीधा बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, देवकीनंदन खत्री, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अलबरूनी या रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं, तो सही आंसर भी बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता के लेखक हैं। कोई कंफ्यूजन? नो। देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो लावणी है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। ठीक है, ओके। देखो जो ये लोक नृत्य वाला टॉपिक है ये भी हमने करवा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें जो लोक नृत्य हैं, सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया गया है। कोई याद नहीं भी करना चाह रहा है तो उसको भी याद हो जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से हमने लोक नृत्य को याद करवाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लोक नृत्य वाला वीडियो है वो भी देखें, आपको सभी राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? ओके, अस्त्र, सूर्य, ब्रह्मोस या कवच? बताइए। तो ब्रह्मोस यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल है। इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन इस लाइव क्लास में कर लिए हैं, साथ साथ में आपने भी तैयारी की है, इन क्वेश्चंस को नोट किया है। देखो जो साथ साथ में मैं एक क्वेश्चन के अंदर ही कई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते चलती हूँ, वो भी आपको याद रखने हैं। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है, ऐसे ही और क्लास में आगे बनाती रहूँगी, तो अगर आप सहयोग करेंगे तभी काम अपना बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप क्या करते रहो, शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी 1 सेकंड की मेहनत मेरे लिए करो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।